Hello friends, welcome to our YouTube channel of Pehलवान Guruddin Group of Institute. I am Ilyas Ali, designated as Assistant Professor of Pehलवान Guruddin Group of College पनारी ललितपुर। सबसे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अंत में देखने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन हैं, कोई क्वेरी है, वो हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के आप उसको लिख सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम एक व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारा भारतीय व्यापार है। कुछ किसान, कुछ कृषक भाई, कुछ फार्मर हमारे उस व्यापार को करते भी हैं, लेकिन वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं कर पाते। क्योंकि उसकी जानकारी उनको नहीं होती है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन की। हनी बी यानी मधुमक्खी, इसकी जो भारतीय प्रजाति है उसको हम मोना यानी भारतीय मोना भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ये प्रजाति भारतवर्ष में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भारतीय मोना रखा गया है। दोस्तों, मधुमक्खियों के बारे में मानव को पुराने समय से ही इसका ज्ञान प्राप्त है और इसके द्वारा जो मधु प्राप्त होता है, जो शहद प्राप्त होता है, उसके गुणों के विषय में सभी धर्मों की सभ्यताओं में इसका वर्णन किया गया है। भारतवर्ष में मधुमक्खियों की कुछ उक्त प्रजातियां पाई जाती हैं जो निम्नवत हैं। सबसे पहले एपिस डोरसाटा, जिसको हम सुरांग मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। दूसरी एपिस इंडिका, जो कि हमारी भारतीय मोना है। तीसरी एपिस फ्लोरिए, जो कि भृंग मधुमक्खी है। और सबसे अंत में मेलिपोना, जो कि हमारी डंपर मधुमक्खी के नाम से जानी जाती है। इन प्रजातियों का वर्णन हमारे भारतवर्ष में किया जाता है और ये प्रजातियां हमारे भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एपिस इंडिका की यानी भारतीय मोना की। सारे भारतवर्ष में ये पाई जाती है। इसका स्वभाव अर्थात शांत स्वभाव की ये होती हैं तथा आसानी से पाली जा सकती हैं। इसका आकार 15 mm होता है। ये मधुमक्खियाँ अंधेरे में रहना, काम करना अधिक पसंद करती हैं। इनके छत्ते घनी झाड़ियों, खोखले पेड़ों के तनों तथा शाखाओं एवं घरों की छतों आदि के नीचे मिलते हैं, जिनका आकार सारंग मधुमक्खी से छोटा होता है। प्रत्येक छत्ता समूह के यानी इनके प्रत्येक छत्ते समूह से हमें 3 से 4 किलोग्राम शहद तक प्राप्त हो जाता है। ये अपने पुराने छत्तों को छोड़कर बहुत कम ही इधर उधर जाती हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, यानी मधुमक्खी हमारे मानव समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके द्वारा जो भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले बात करते हैं हनी की, जो कि इसका सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, उत्पाद सबसे अच्छा होता है जो इसके द्वारा सबसे पहले बनाया जाता है। मधुमक्खियों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ मधु एक रंगहीन, कुछ बादामी रंग का गाढ़ा द्रव होता है, जिसमें 78% शुगर, शर्करा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, 17% एवं 6% एंजाइम तथा खनिज लवण आदि उपस्थित होते हैं। शहद एकत्र करने के लिए मधुमक्खियाँ अपनी सूंड और जीभ से अपने आसपास के फूलों का नेक्टार यानी रस चूसकर क्रॉप में भर लेती हैं। चूसते समय, उसको एब्जॉर्ब करते समय कुछ लार ग्रंथियाँ आकर के उसमें मिल जाती हैं। इसके बाद छत्ते में पहुंचकर मधुमक्खियाँ क्रॉप से सारा द्रव पदार्थ उगलकर मधु कोष्ठों में भर देती हैं। इसे कच्चा मधु कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है।
पानी को सुखाने के लिए श्रमिक मधुमक्खियाँ बड़े बैग के साथ अपने पंखों से हवा करती हैं तथा जब मधु पक जाता है तब वे मधु कोष्ठों का मुंह मोम से बंद कर देती हैं। मधु एक अत्यंत पौष्टिक पदार्थ होता है तथा दवा आदि के काम में आता है। इसके निर्यात से भारत को प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 34.5 लाख किलोग्राम शहद पैदा होता है। इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है वह बी वैक्स है, जिसको हम मोम के नाम से भी जानते हैं। मधुमक्खियों के शारीरिक स्राव द्वारा उत्पन्न होने वाले मोम के संबंध में यह कहा जाता है कि मधुमक्खियाँ इसे मकरंद यानी जो शहद बनाने के लिए मकरंद इकट्ठा करती हैं उसको ही स्रावित करके बनाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तव में यह श्रमिक मधुमक्खी जो वर्कर मधुमक्खी होती है उसके उदर के निम्न तल पर मोम ग्रंथियाँ यानी वैक्स ग्लैंड्स से द्रव के रूप में निकलता है तथा उदर खंड के यानी थोरैक्स सेक्शन के स्टर्नाइड्स पर सूखकर जमा होता है। इसे लेग्स की टारसाई पर स्थित बालों की सहायता से छुड़ाकर मुंह पर पहुंचाया जाता है, जहां पर मैंडिबल्स द्वारा इसको लचीला बनाया जाता है जिससे छत्ते की दीवारों पर इसके कोष्ठ बनाए जा सकें। इसके बाद बात करते हैं पॉलिनेशन की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और मधुमक्खियों से होने वाला इनडायरेक्ट बेनिफिट भी है। आजकल सर्वाधिक देखा गया है कि परागकण क्रिया में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जिस बाग में मधुमक्खियाँ नहीं जाती वहाँ फल बहुत कम लगते हैं। मधुमक्खियों के द्वारा पौधों में लगभग 80 से 90% परागकण होता है, यानी जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वह इन बीज के माध्यम से 80 से 90% तक होती है, जिससे हमारी फ्लावरिंग, हमारा फूल बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसकी प्रतिशत मात्रा भी बढ़ जाती है। बात करते हैं अब इसके लाइफ साइकिल की, यानी इसकी लाइफ हिस्ट्री की, कि ये अपना जीवन कैसे निर्वाह करते हैं, अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है। सबसे पहले बात करते हैं मधुमक्खियों की क्वीन की, यानी मधुमक्खियों की रानी की। दोस्तों, मधुमक्खियों के एक परिवार में 30,000 से 50,000 तक सदस्य हो सकते हैं, जिसमें एक रानी होती है और 200 से 300 ड्रोन यानी नर होते हैं। इसके अलावा शेष वर्कर होते हैं जो लड़ाई करने के लिए, अपने छत्ते की रखवाली करने के लिए, अपने शहद की रखवाली करने के लिए उपस्थित होते हैं। बात करते हैं क्वीन यानी रानी की। यह छत्ते में केवल एक ही होती है जो आकार में अन्य सदस्यों से काफ़ी बड़ी होती है। छत्ते की लगभग सभी मधुमक्खियां इसकी संतान होती हैं। छत्ते में एक होने की वजह से इसको मदर बी यानी रानी माता भी कहा जा सकता है। इसका जो जीवन चक्र होता है वो 2 से 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनका काम और कुछ नहीं होता, केवल ये फर्टिलाइजेशन ही करती हैं, यानी इनका काम केवल अंडों को निषेचित करना ही होता है और अंडे देना ही होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 15 से 20 मिलीमीटर लंबी होती है। प्रतिदिन 2 से लेकर 2000 तक अंडे तथा पूरे जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे एक रानी मधुमक्खी प्रदान करती है। जिस समय ये कमज़ोर हो जाती है तथा अंडा देना बंद कर देती है तो श्रमिक इसे मार देते हैं और इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाती है उन्हीं में से कोई और रानी पुत्री को रानी मान लिया जाता है और उसको इसकी जगह पर बैठा दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ड्रोन यानी नर की। जो नर होते हैं वह रानी से आकार में छोटे होते हैं, लगभग 15 से 17 mm। इनकी संख्या एक छत्ते में 15 से 200 तक होती है और इनकी उत्पत्ति फर्टिलाइज्ड
एग्स के साथ में ही होती है, यानी निषेचित अंडों के साथ ही होती है। इनका काम रानी के साथ केवल फर्टिलाइजेशन करना ही होता है। इसके अलावा ये छत्ते में कोई भी काम नहीं करते। सर्दी के समय में जब छत्ते में भोजन की कमी हो जाती है तो श्रमिक इन्हें बाहर निकाल देते हैं, जिससे ठंड और भोजन की कमी से ये मर जाएं। इसके अलावा इनका कोई भी विशेष काम छत्ते के अंदर नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं वर्कर्स की, यानी श्रमिकों की, जिनकी संख्या सबसे अधिक छत्ते में पाई जाती है। वास्तव में ये निषेचित अंडों से निकलती हुई ऐसी मादाएं होती हैं जिन्हें रॉयल जेली खाने को बहुत ही कम मिलती है, जिससे ये बांझ हो जाती हैं और संतान उत्पत्ति के योग्य नहीं रहती। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये आकार में छोटी होती हैं, पतली होती हैं। इनके थोरैक्स सेक्शन में ही इनका डंक होता है और थोरैक्स सेक्शन के निचली सतह पर ही मोम ग्रंथियां होती हैं। नया छत्ता बनाना, छत्ते की मरम्मत करना, मधु व पराग एकत्रित करना, छत्ते के अंदर शिशुओं का पालन करना एवं अन्य सदस्यों की देखरेख करना, छत्ते की शत्रुओं से रक्षा करना आदि इनके काम होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एपीकल्चर के बारे में जाना। इस वीडियो को देखने के बाद आप यदि इस व्यापार को करते हैं तो उक्त सावधानियों को अपनाते हुए इस व्यापार को हम बढ़ा भी सकते हैं। धन्यवाद।